हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस लेसन नंबर 13। चलिए फटाफट मेरे साथ आज ये वाला चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, फर्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ हियर देयर आर द एग्जाम्पल्स। अमीन्स कहाँ यूज़ होते हैं ये देखिए। सिंथेटिक एग्जाम्पल्स हैं जैसे पॉलीमर्स, डाइस्टफ, ड्रग्स। और बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कैरी करते हैं अमीनो ग्रुप या अमीन्स जिसमें होते हैं वो हैं एड्रेनलिन, हार्मोन सीक्रेट होते हैं एफेड्रिन, एंड दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के काम आते हैं। तो ये कभी मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ लिया जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ से। साथ में एक और है डेंटिस्ट्री में जो यूज़ होता है वो है नोवोकेन। बेनेड्रिल कॉफ सिरप है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, माने एंटी एलर्जिक है। जो भी एलर्जी से होता है प्रॉब्लम उसको हम कहते हैं कि हिस्टामिन्स के सीक्रेशन की वजह से, और हमारी बॉडी हिस्टामिन सीक्रेट करने लग जाती है, उस वजह से एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो उन एलर्जीज़ के अगेंस्ट जब आपको वर्क करवाना है तो यू यूज़ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, और उसमें टर्शरी अमीनो ग्रुप्स होते हैं। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सर्फेक्टेंट्स की तरह से। अब सर्फेक्टेंट्स क्या हैं? सर्फेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं टू रिड्यूस दीज रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के काम आते हैं। मान लीजिए ऑयल है, आपने वाटर में डाला तो ऑयल अपने आप को एक स्फेरिकल बॉल बना करके कन्फाइन कर लेता है, वो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपको चाहिए कि ऑयल को वाटर के साथ मिक्सअप कर दें, ऑयल को एक्सपैंड करना पड़ेगा उसके सरफेस को, एंड एक्सपैंड करने के लिए माने उसका सरफेस टेंशन आपको घटाना पड़ेगा। एंड ऐसे में आप थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए, शेक कीजिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट कि वो डिज़ोल्व हो चुका है, मिक्सअप हो चुका है, अब ड्रॉपलेट्स अलग अलग नहीं हैं। तो ये ऐसी वाली चीज़ें जो सरफेस टेंशन को कम करती हैं, आर नोन एज सर्फेक्टेंट्स। चलिए ये तो हुआ यूजेस के बारे में, इतना यूज़ कर लेंगे बहुत होगा। नाउ लेट अस कम टू दीज अमीन्स। इधर में आप देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर NH3 अमोनिया है, उस अमोनिया में से एक H को डिस्प्लेस किया है अगर आपने, और लेफ्ट ओवर है NH2, एक H को डिस्प्लेस किया है किसी एक एल्काइल ग्रुप से, तो ये कहलाता है 1 डिग्री। अगर आपने 2 हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री है। अगर आपने 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए हैं, लेफ्ट है सिर्फ 1, दिस इज 2 डिग्री। एंड सिमिलरली हियर ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, ये हो गया आपका 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री तो ये वाला सारा देख लेना आप। अब जो आपको और यहाँ पढ़ने की बात है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में खासियत क्या है वो देखते हैं। नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ट्राइवेलेंट है, 3 वैलेंसीज H से सेटिस्फाई हो रखी है, और साथ में एक लोन पेयर ब्लेस्ड है ये उससे। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमीन्स आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों? 4 ऑर्बिटल्स हैं सॉरी, 1 ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, 3 ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन, एंड वैसे ही इधर में अल्काइल ग्रुप से ऑक्यूपाई हो जाएगा। द ज्योमेट्री ऑफ अमीन्स इज पिरामिडल। Each of the 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है आपको, सब n में एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होंगे, इसीलिए द एंगल बिटवीन कार्बन, नाइट्रोजन एंड ई यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ई इज आइदर अनदर कार्बन और हाइड्रोजन। सब्सटीट्यूटेड फॉर्म में मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप कुछ प्रेजेंट होगा तो कार्बन आ जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल अगर आप बात कर रहे हैं तो H आ जाएगा। इज लेस देन व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर टेट्राहेड्रल एंगल, है ना, जो प्रॉपर टेट्राहेड्रल एंगल होता है उससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके ऊपर एक क्यों डालें, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्यों कम है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शंस ज़्यादा हो गए। तो जैसे ही लोन पेयर रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो वैसे ही कंडेंस हो जाएगा। बॉन्ड पेयर वाले वीक हैं, ये वीक हैं। तो अगर आप इस तरह से बात करें, ये लोन पेयर हुआ, यहाँ पे R ग्रुप है, ये H है और ये H है, तो ये वाले जो बॉन्ड यहाँ जो रिपल्शंस एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये कम हैं। ऊपर से लगने वाला रिपल्शन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होकर के बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड्स के बीच की बात की जाती है ना, तो ये देख लेना आप।
इसके ऊपर कई दफ़ा पूछा जा सकता है, तो बता दें कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपर्चर्स आर ग्रेटर। नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इवन क्वाटरनरी पॉसिबल है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। क्वाटरनरी अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी इस्तेमाल कर लेता है, इट फॉर्म्स क्वाटरनरी। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो जाता है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात आ रही है। अमीन ग्रुप जो है उसमें और डबल बॉन्ड में अगर कहीं पे टाई होता है और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है, तो आप अमीन कैरिंग कार्बन को 1 नंबर देते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल भी बता दूंगी, पर पहले कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं। यू नीड टू राइट IUPAC नेम्स। एक मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक पार्ट ऐसा है जो 2016 में भी आया है, तो आपको उसके नाम बताने में काफ़ी सारे एक साथ ही लिख देती हूँ, जिनमें से कुछ 2016 के भी हैं। तो हियर कम्स NHCOCH3। ये NHCO जहाँ आता है ना, ये कहलाता है एसिडमाइड, डेरिवेटिव है। COH को अगर NH3 के साथ ट्रीट करा दें तो वहाँ बनता है CONH, ऐसा वाला ग्रुप आ रहा है ना। तो इसका नाम आ जाएगा आपका N पे एक नाइट्रोजन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं N फिनाइल इथेनामाइड। पेरेंट चेन आपका कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का, तो इथेनामाइड है ना, इसको आप प्रायोरिटी पेरेंट चेन की तरह से लेंगे। बी पार्ट ले लेते हैं। लेट अस सपोज NH2 है, उसकी प्रेजेंस में एक तरफ Br है और एक ले लेते हैं यहाँ पे भी Br। तो ये आपका आ जाएगा 2,4 डाइब्रोमो एनिलीन। बेसिक स्ट्रक्चर एनिलीन है। बेंजीन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होगा एनिलीन कहते हैं उसको। एक तीसरा और IUPAC नोमेनक्लेचर का ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड देन ले लेते हैं यहाँ पे CON। अब NH2 नहीं है, जैसे पहले वाले में CONH था ना, तो यहाँ CONH2 नहीं है, N के दोनों हाइड्रोजन भी सब्सटीट्यूट हो गए हैं, लेट अस सपोज 2 CH3 से। तो अब आप नाम क्या देंगे? ये हो गया आपका पेरेंट चेन, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। ऐसा ब्यूटेनामाइड जिसमें N पे ही 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो N, N पोजिशनिंग यहाँ पे N के वर्च्यू से दी जाती है, डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। नी नॉट एम्फेसाइज के बीच में आपको जगह नहीं छोड़नी है, कोई गैप मत छोड़िएगा। टीचर का क्वेश्चन मार्क एडजस्ट बीच में नहीं होना चाहिए, तो बीच में नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल कर्सिव राइटिंग में आप कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, कहीं पे भी बीच में जगह मत छोड़िए। ओके, तो इसके बाद में आती है बात आपके यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट है, वो है सी हियर एल्केनमीन्स कहलाते हैं, तो आप पढ़ ही लेंगे यहाँ से। नाउ इन केस मोर देन 1 अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस इन द पेरेंट चेन, their positions are specified by giving numbers to the carbon atoms bearing NH2 groups and suitable prefixes, जैसे डाई ट्राई भी आप लगा लेंगे, ठीक है। और इसके साथ में और क्या इंपॉर्टेंट है कि द लेटर E, रिमेंबर E ऑफ द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो पेरेंट चेन का सफिक्स बनेगा, लास्ट नेम जो बनता है उसमें E एल्केन का रिटेन्ड होगा, उसमें उड़ाएंगे नहीं आप। आप यहाँ देखिए, इथैन 1,2 डायमीन नहीं कहेंगे आप, इथेन 1,2 डायमीन कहेंगे। जबकि हमने देखो यहाँ से तो उड़ा दिया, ब्यूटेन और अमाइड को मिला के ई उड़ा के हमने क्या लिखा? ब्यूटेनमाइड। यहाँ से ई उड़ा दिया, लेकिन इस केस में वो कह रहे हैं ई नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा ई? क्योंकि जो आप बाद में लिख रहे हैं डाई अमीन, ए से नहीं शुरू हो रहा, वॉवल से नहीं शुरू हो रहा, डी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो अगर लेटर पार्ट सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो एल्केन के नाम में ई रिमेन करता है, लेकिन अगर वॉवल से शुरू होता है तो ई उड़ा दिया जाता है। अब देखिए, अमाइड से शुरू होना था, अमाइड ए से शुरू हो रहा था एंड ये वॉवल था, इसलिए हमने ई यहाँ पे उड़ा दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ई कब हटेगा और कब नहीं हटेगा, वो चीज़ आपको यहाँ से स्पेसिफाई हो रही है। फाइन, तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ये टेबल थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ जाएगा, सारे IUPAC नेम्स देखिएगा एंड विद स्पेशल इंटरेस्ट आप ये वाला ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, पेरेंट चेन ऐसा वाला है जिसमें एक कार्बन पे तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन ऐसा वाला ग्रुप है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ना देते हुए आपको इस कार्बन से नंबरिंग करनी है जहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस वाले को थोड़ा सा स्पेसिफिकली देख लेना, ठीक है। तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोर्ड में भी आया हुआ है। बोर्ड में जो इसके ऊपर बेस्ड था वो एक आया हुआ था, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, नाउ आई टोल्ड यू। तो बोर्ड में जो पूछा था वो था IUPAC नेम फॉर, and that was CH2 double bond CH CH2 then NH and CH3। अब देखिए NH2 का एक H CH3 से सब्सटीट्यूट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा N पे क्या प्रेजेंट है? CH3। CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल, N मिथाइल
prop 2 इन, सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 इन एंड 1 अमीन। 1 नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। तो देख लेना, इफ़ पॉसिबल अगर अच्छा लगता है तो लिखिए 1 को, नहीं तो डेजिग्नेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम्प्लीटली योर चॉइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन तो आप ज़रूर करेंगे ही करेंगे। अब आ जाते हैं हम रिडक्शन। ये प्रिपरेशन हो रहा है, या मीन्स की प्रिपरेशन की बात हो रही है कि हम इसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड मेथड्स है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसको सबको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ना। इस वाले में आप देख सकते हैं कि NO2 नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अच्छा ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में काम आ जाएगा। नाइट्रो ग्रुप को आपको अमीनो में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स क्लियर कट रिडक्शन चल रहा है। तो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिटिक, ये रिडक्शन भी चल सकता है। साथ में यहाँ पे जो प्रिविलेज मिलता है वो रिडक्शन टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दोनों यूज़ हो सकते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से अगर कहा जाए तो बेस्ट है ये वाला, आयरन स्क्रैप को HCl की प्रेजेंस में यूज़ करना बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl2 जो बीच में फॉर्म होता है गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl अगेन ड्यूरिंग द reaction. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. इस पे ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा इस पे बन सकता है। या तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वाई यूजिंग आयरन स्क्रैप विद HCl इज प्रिफर्ड ओवर टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। नहीं तो ये रीजनिंग एंड असर्शन में भी आ सकता है। असर्शन में तो वो ये लिख देंगे कि रिडक्शन ऑफ आयरन स्क्रैप विद आयरन स्क्रैप इज बेटर, एंड रीजन में वो लिख देंगे बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो आपका रीजनिंग असर्शन टाइप का भी आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये वाला टाइप का भी बन जाता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला स्टेप आपको और कहाँ यूज़ होगा, यूज इन द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स जहाँ भी आपको करने होंगे वहाँ कई जगह पे ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा एंड यू नीड अमीनो, तो नाइट्रो को अमीनो में कन्वर्ट करने के लिए ये आ सकता है। दूसरा टाइप का, तीसरा टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट तो ये आ गया आपका, सेकेंड ये था, थर्ड ये है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है कैसे बन सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी अगर एरो के ऊपर में आपको ये रिएजेंट दिया हुआ है तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस रिएजेंट कि क्या बनेगा, है ना। और साथ में और एक टाइप का मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको जो और पहले कभी पूछा गया है बोर्ड में, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड, डी गायब हो गया है पे, वुड नॉट be a choice for reducing aryl nitro compounds। ऐसा एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी अ बेटर चॉइस या वुड नॉट बी अ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एराइल नाइट्रो कंपाउंड्स। उनमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं वो देखें आप एक बारी, जब मैं लिख रही हूँ अगर आप ये पढ़ रहे हैं उस समय तो प्लीज़ अपने आप भी खुद से आंसर करते जाएं कि क्या ये सारे रिएजेंट बारी बारी से इस्तेमाल हो सकते हैं क्या। तो आप देखें और फिर मैं आंसर बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए था। ये चारों हैं, इन चारों में से जो कंपाउंड जो यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए काम में नहीं आ सकता वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, बाकी सारे यूज़ हो सकते हैं, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं कर सकते हैं हम। चलिए देन नेक्स्ट आ रहा है आपका अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अमोनोलाइसिस की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ये वाला पूरा पोर्शन याद कर लीजिए, देख लीजिए, कभी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं, वो ये है कि जब आप एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड RX की फॉर्म में अगर कुछ यूज़ कर रहे हो तो इसमें विद एन इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया तो चाहिए चाहिए, देखिए अमोनिया RX के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये तो चाहिए ही चाहिए ना। तो लेकिन इसको अगर आपको बेसिक मीडियम अगर देखना हो तो मीडियम बेसिक है, मतलब इथेनॉलिक सॉल्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, क्योंकि ऐसा भी एक क्वेश्चन आया है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। द प्रेजेंस ऑफ, बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एरो पे लिख के नहीं चल रहे हैं तो बेस का पता ही नहीं चलता है। द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इज नीडेड in ammonolysis
अब अमोनोलाइसिस आपको पता होना चाहिए था, तभी आप लिख पाओगे, है ना। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, स्पेलिंग में क्या हो गया, हैलाइड्स, और यहाँ था वाई। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि बेसिक मीडियम चाहिए होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप तो पहली बार ही देखेंगे वहाँ पे, तो जो पहली बार देखेंगे तो समझ में तो आना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अमोनोलाइसिस में बेस की बहुत ज़रूरत है, और इसका आंसर जो होना चाहिए वो भी मैं यहीं लिख देती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ कहीं मिलेगा नहीं। वो ये है कि टू रिमूव, इट इज़ यूज, मतलब टू रिमूव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको लिख लें, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपरली, है ना। टू रिमूव HX formed during the reaction in order to initiate the reaction, या एक्सेलरेट भी लिख सकते थे, टू एक्सेलरेट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, NH3 प्लस RX, यहाँ से एक H हटाइए, एक X निकाल दीजिए, ये बनेगा R, यहाँ बचे हैं 2H, RNH2 ये बन गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट आपका HX है। ये HX अगर आपने नहीं हटाया तो क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। अगर आप इस HX को हटाते रहेंगे, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और HX को कैसे हटाएंगे, हेलोजन एसिड है ये, कैसे हटाएंगे, बाय एडिंग बेस, सूटेबल बेस। तो इसीलिए बेसिक मीडियम होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे एम्फेसाइज कीजिएगा, है ना। नहीं तो वो एक लाइन वहाँ पे छोटी सी दी हुई है, उसको समझते तो है नहीं, वो छूट जाता है। हालांकि यहाँ ये दिया है, देखो, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स जो है वो इस तरह से दी हुई है। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, आयोडो कंपाउंड्स, क्योंकि आई जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, वीक बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इसीलिए रिएक्टिविटी भी उसी की सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो यहाँ पे बन जाते हैं, और तो कहीं अभी मौका मिलेगा नहीं मुझे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, MCQ की फॉर्म में है ये ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो देखिए, बेंजाइल अमीन, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करके चला कीजिए, और अगर आप लोगों को सद्बुद्धि आ जाए तो प्लीज़ आप लोग अपनी राइटिंग सुधार लें। मेरी तो आज तक नहीं सुधर पाई, लेकिन आप लोग अगर अभी से वर्कआउट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, बेंजाइल अमीन कैन बी एल्काइलेटेड एज, अब जो इक्वेशन दिया है ना एल्काइलेशन का वो देखिए, C6H5CH2NH2 प्लस RX, अब यहाँ से H और ये X निकल जाएगा, और ये बनेगा कंपाउंड C6H5CH2NH, और यहाँ से R आ गया, ठीक है। ये एल्काइलेशन वाला हो गया। कमिंग ऑफ इनकमिंग एल्काइल ग्रुप अगर है तो एल्काइलेशन कहलाएगा, तो एल्काइलेशन की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो बेंजाइल अमीन कैन बी एल्काइलेटेड एज अंडर, ये हो गया। अब क्वेश्चन जो बन रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स is best suited for this reaction। ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे बढ़िया होगा। जैसे ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए थे वो है CH3Br, दूसरा था C6H5Br, देन तीसरा था यहाँ C6H5CH2Br, एंड द फोर्थ वन वाज C2H5Br। अब इनमें से बेस्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, ये है प्राइमरी, है ना, CH3Br, देन ये है बेंजाइल वाला हो गया, हेलोएरिन्स में आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, हटना बहुत मुश्किल है, ये भी प्राइमरी हो गया, और ये हो गया आपका बेंजाइलिक, जिसका लेफ्ट ओवर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा बेस्ट है, बेटर है, मतलब बेस्ट तो क्या है, बेटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा। और साथ में एक और बात है कि, और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर सकते हो, यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि एराइल अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड, जो मतलब ये इस तरह से हो रहा है, तो RX की जगह पे आप एल्काइल अमीन्स को, एराइल अमीन्स को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिपेयर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन
reactions are not या लेस लिख सकते थे इसको, है ना, लेस पॉसिबल। आपको पता है बेंजीन पे से अगर आप ये वाला लेकर के आ रहे हो एल्काइल हैलाइड RX की जगह पे आप ये वाला कंपाउंड लेके आ रहे हो, तो आपको पता है कि इसका लोन पेयर गोज इन रेजोनेंस और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये लेसन नंबर 1 में आपको पढ़ा के ला रहे हैं। तो रेजोनेंस की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, उस वजह से यहाँ से BR इतनी आसानी से हट नहीं सकता है। नहीं हट सकता तो कैसे अटैच होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए एराइल हैलाइड्स जो हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इतने आसानी से, ना, तो उनके लिए कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो वो कंडीशंस भी हमने लेसन नंबर 1 में हेलोएरीन्स वाले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे दें। अच्छा, ये अब एक आ रही है लाइन, अमोनोलाइसिस हैज़ द डिसएडवांटेज। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाला, ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑल्सो अ क्वाटरनरी सॉल्ट। However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia। आप कैसे कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये भी पूछ सकते हैं कि हालांकि ये अमोनोलाइसिस जो टेक्निक है ये बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइमरी अमीन हमें इसमें से ज़्यादा यील्ड कैसे ले सकते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दीजिए, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। पर ये डिसएडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि इसमें एक मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर को सेपरेट करने में वही तामझाम लगाने पड़ेंगे एंड इट विल बिकम कॉस्टलियर फॉर यू। तो यहाँ कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए, रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये बन रहा है कि हाउ टू मेक इट ईजी, इसका यील्ड बढ़ाएं कैसे, डिसएडवांटेज क्या है, इस पे आ गया क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन एक ये इस तरह का बन गया। तो प्लेंटी ऑफ, हम देखा एक छोटा सा पैराग्राफ आ रखा है, लेकिन उसमें फ्रेमिंग आउट जो होती है क्वेश्चंस की वो वर्सेटाइल है, लिमिट ही नहीं है उसके। अभी तो मैं लिखने बैठूँ तो यहाँ पता नहीं कितने सारे आ जाएंगे, बट आई एम हैविंग लिमिट, टाइम लिमिट है मेरे पास, मैं इतना आसानी से मैं इतना सारा यहाँ नहीं लिख सकती हूँ। पर मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो भी मैं यहाँ लिख तो देती हूँ। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ले लेते हैं, है ना। जैसे ये है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट, ये एन है ना, रिएक्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग। अब की बार देखिए किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है सोच पाना अचानक से एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों की तो हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ प्रिपेयरिंग 2 डिग्री अमीन की बात कर रहे हैं। 2 डिग्री अमीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। जो ऑप्शंस हैं वो है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया, मान लीजिए ये कोई भी 2 डिग्री, आर को स्पेसिफाई इन्होंने 2 डिग्री कर दिया, उसको आपने NH3 के साथ मिलाया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन 2 डिग्री एक और एल्काइल हैलाइड लिया आपने, और इसको आपने NaCN और साथ में उसको कैरी आउट रिडक्शन करा दिया सेकेंड स्टेप में, कैटेलिटिक रिडक्शन। पहले ये कराया, फिर कैटेलिटिक मतलब साइनाइड CN लगाया, और उसके बाद में आपने कैटेलिटिक रिडक्शन करवा दिया, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या बता रहे हैं वो कि 1 डिग्री RNH2 लिया, अमीन आपने 1 डिग्री लिया, लेकिन उसको ट्रीट करा दिया एल्डिहाइड के साथ, और फिर जो बना उसको आपने रिडक्शन करवा दिया। फोर्थ क्या कह रहे हैं वो, फोर्थ में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया आपने, और इसको यहाँ लिया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। अब यहाँ बेटा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गैब्रियल थैलिमाइड प्रोसेस आपको पता है, तो यहाँ पे वही मीन कर रहे हैं थोड़ा सा ये कि थैलिमाइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो अप्रोप्रिएट होता है 2 डिग्री बनाने वाला वो है आपका ये। आपको पता है जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तब ब्रांचिंग होती है, इन सब में ब्रांचिंग कहाँ होगी, ये BR हट के CN आ जाएगा, तो CN से ये R 2 डिग्री था, लेकिन यहाँ CN लग रहा है और इसको रिडक्शन करोगे तो CH2 NH2 बनेगा। ये कार्बन 2 डिग्री कहाँ बना, वो तो ये कार्बन 2 डिग्री है ना। सेम वे इसमें भी ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो कार्बन जिस पे नाइट्रोजन ये NH2 ग्रुप लगा है वहाँ पे NH लगना चाहिए, और ये वाला आपका 2 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये 2 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से हटा दें ये तो सब, इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है। इसको करेंगे कैसे, RNH2 की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे एक H+ निकलेगा, एक RNH हो जाएगा नेगेटिव वाला, तो इसको आप इस पर करवा दीजिए, ये बॉन्ड मूव करेगा। अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव वाला पार्ट जिसका H है, और RNH यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, RNH ये जो लेटर पार्ट है ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा आकर के, तो बन गया, देखो ब्रांचिंग हो गई ना। इसीलिए 2 डिग्री बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये थर्ड वाला है, जो उसको मैंने टिक कर दिया है। चलिए व्हाट नेक्स्ट नाउ, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की और बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की।
हाँ, ये नाइट्राइल वाला था, थोड़ा सा इसको भी देख लें। नाइट्राइल देखिए रिडक्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करा दीजिए, नहीं तो सोडियम अमलगम जो होता है उसका, और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दीजिए, है ना। लेकिन ये सब का फ़ायदा कहाँ है, यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ अमीन सीरीज़। जब भी कभी एसेंट ऑफ सीरीज़ कराना है तब आपको कार्बन जब बढ़ाना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। जब भी कार्बन बढ़ाना हो ना तो साइनाइड ग्रुप लगाइए और CH2NH2 करके देखिए, यू गेट वन मोर कार्बन। तो दिस इज यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ सीरीज। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, 2009 का बता रही हूँ, है ना। अंडरगो द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्ट सो एंड सो। मैं बिल्कुल क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने आप क्वेश्चन बना दीजिए। यहाँ जो कन्वर्जन पूछा था वो था क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में आपके पास में 2 कार्बन है और इसको कन्वर्ट करना था आपको टू प्रोपेन 1 अमीन। अब देख रहे हैं अमीन ग्रुप भी लगाना है और साथ में प्रोपैन मतलब एक कार्बन भी बढ़ाना है, तो CN बढ़ाना है ना। CN का रिडक्शन करा दें तो करना क्या था, C2H5Cl है, इस पे आपने इसको बनाना है C2H5CN। अब हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए अगर आप साइनाइड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, वेदर बी KCN और AgCN। Ag अगर लगाते तो आइसोसाइनाइड बनता, NC लगता है, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे KCN, आपका ये बन गया। अब इसको रिडक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन की, और इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी ले लीजिए, कैटेलिटिक रिडक्शन करवाना है। यहाँ बन जाएगा C2H5CH2NH2, बन गया, आपका काम हो गया पूरा। तो इस तरह से आप एसेंट ऑफ सीरीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए रिडक्शन ऑफ अमाइड्स पे इस पर भी बात कर लेते हैं। ये अमाइड ग्रुप है CONH2 और इसका रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, और बस ये ध्यान रख लेना इसको किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जिससे कि आपके पास अमीन्स बन जाते हैं। चलिए क्विकली अनदर पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस, मोस्ट है इनफैक्ट इस चैप्टर का तो करता धरता यही है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लें और बढ़िया से इसके बिल्कुल मगअप कर दें, सारी जो रिएक्शंस की सीरीज़ है पूरी उसको बढ़िया से याद कर लें, है ना। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग एसर्शन में भी कैसे कैसे करके पूछा जा सकता है, कैसे, जैसे एसर्शन का लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सिर्फ A और रीज़न के लिए R लिखूँगी, ठीक है। एसर्शन, एसर्शन में सुनिए क्या है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट RCl, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है यहाँ, उसको हमें एल्काइल एल्केनमीन में कन्वर्ट करना, मतलब RNH2। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट RCl टू RNH2, गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना। गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस या सिंथेसिस कैन बी यूज्ड। एसर्शन है, एसर्शन में आपको कोई फैक्ट, कोई एफर्मेटिव सेंटेंस बताया जाता है ना, तो एक तो ये दिया हुआ एसर्शन, इसके साथ में वो जो रीज़न कह रहे हैं वो क्या है वो देखें। यहाँ रीज़न जो आता है वो ये है कि विद प्रॉपर चॉइस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड, दिस कैन बी used to prepare 1 degree, 2 degree, 3 degree amines, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट तो सही है, गैब्रियल थैलेमाइड से आप प्राइमरी वाला अमीन तो प्रिपेयर कर सकते हो। ये रहा RX, देखो RCl अगर आपने यूज़ किया, इससे जो आपको मिल करके आएगा वो है RNH2, देखिए बिल्कुल सही है ना। तो एसर्शन तो सही है, एसर्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब रीज़न की बात हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर चॉइस का एल्काइल हैलाइड यूज़ करें, RCl की जगह R2Cl वाला यूज़ कर लें, ब्रांच्ड वाला फॉर्म में 2 डिग्री RCl यूज़ कर लें अगर, तो वी कैन ऑल्सो गेट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड एज वेल एज 3 डिग्री अमीन। तो ये गलत है, यहाँ पर एसर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। तो वो जो भी ऑप्शन हो ऐसा वाला वो आप देख सकते हो, है ना। तो रीज़न रॉन्ग है लेकिन एसर्शन यहाँ पे सही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। आप देखो और क्या है यहाँ, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, एसेंशियली पे अटेंशन टू दिस, प्राइमरी अमीन ही बन सकते हैं, ओके। एंड और क्या इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, आप एरोमेटिक वाले नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। वापस वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आ रही है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा C6H5X, लेकिन वंस अगेन रेजोनेंस में जाने की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है एंड दिस डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें से बेंजीन के ऊपर से हेलोजन को हटा पाना बहुत 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 मुश्किल काम है, ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो दैट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट अपीयर्स टू बी। आप ये नहीं कर सकते, अवॉइड कर दीजिए, है ना। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं, देखिए ये बन गया, ये बन गया, तीसरा आपका रीजनिंग एसेशन टाइप का बन गया। चौथा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसको नेम रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, राइट द रिएक्शन सुटेबल रिएक्शंस टू एक्सप्लेन गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये कैसे भी करके यहाँ पूछा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स नॉट पॉसिबल। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एल्काइल अमीन ही बना सकते हैं आप, और कोई नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन्स की फॉर्म में भी आ सकता है, ये कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आ सकता है। उसमें कई बार आपको ये जो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH है, ये आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको इसको रिकलेक्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली। एंड कन्वर्जन में क्यों काम आएगा? क्योंकि ये डिसेंट ऑफ सीरीज़ करता है। डिसेंट ऑफ सीरीज़ का मतलब वो है, एक कार्बन को उड़ाना है तो आप क्या कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आप CONH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद में ब्रोमीन और NOH से देखिए गेट रिड ऑफ दिस। तो दिस इज़ यूज फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज ऑल्सो, कम करने के भी काम आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। द अमीन सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस। तो कार्बन लेस करने का तो बेटा जी बहुत सारे काम तरीके हैं। अगर आप ऐसे ये वाला नेम रिएक्शन कार्बन कम करने के लिए नहीं याद रख सकते हैं तो आप मत भूलिए, जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद आप ऐसे कर दीजिए एंड सोडा लाइम यूज़ कीजिए, बस यू गेट रिड ऑफ Na2CO3 निकल जाएगा, यहाँ से आपको एल्केन मिल जाता है। वो तब है जब आपको एल्केन बनाना है तो आप इस मेथड से डीकार्बोक्सिलेशन से चलिए, वो मेरे पिछले वीडियो में था तो वो देख लेना दोबारा से। और अगर आपको ऐसा अमीन बनाना है जिसमें कार्बन कम है, अमीन बनाना है, तो आप इस मेथड से चल लीजिए। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, लेकिन द थिंग इज़ यू हैव टू रिटेन इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। खुद की मेहनत ज़रूरी है बेटा, बाहर वाला आपको कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता। आप अपना जितना इनपुट रखेंगे ना इन चीज़ों में, जितना प्रैक्टिस बार बार लिख लिख के करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स तैयार होंगे। एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, द बेस्ट रिएजेंट। मैं बिल्कुल क्वेश्चंस को शॉर्ट में वो जो फालतू की जो एडिशनल जो यहाँ लैंग्वेज को अच्छा रिफाइन करने के लिए जो एडिशनल चीज़ें लिखी होती हैं ना, वो सब नहीं आ रही हूँ, कटेल करके बिल्कुल कट शॉर्ट करके नेट पे आ रही हूँ। तो द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट टू फिनाइल, अभी इसको ध्यान से देखना, टू फिनाइल प्रोपेनमाइड, ठीक है। प्रोपेनमाइड है, 3 कार्बन का अमाइड है और उसमें सेकेंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हुआ है, इनटू इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, 1 फिनाइल इथेनमाइड। देख रहे हैं आपको बीच में एक कार्बन उड़ा दिया, इथेनमाइड भी नहीं, इथेनमीन है, सॉरी ये इथेनमीन में है ना, तो इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना, ये MCQ की फॉर्म में है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ था H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, वही रिडक्शन के लिए दिया हुआ है। NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 दिया हुआ है। C आपको जो दिया हुआ है वो है सोडियम, कहाँ गया, अच्छा बोरो, अपीयर लेट होता है लिखने के बाद, NaBH4 है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है। और चौथा जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, प्रोपेनमाइड का मतलब हुआ CONH2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन अपने आप लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगा रही हूँ, और सेकेंड वाले पे फिनाइल ग्रुप C6H5 ये है। इसको कन्वर्ट किस में करना था, इथेनामीन में, NH2 और यहाँ पे C6H5 इसमें कन्वर्ट करना था। देखिए C6H5 अभी भी है ना, कार्बन अभी भी है, ये वाला कार्बन भी अभी भी है, ये उड़ा दिया, इसको उड़ाना है। तो उड़ाने का तरीका तो बेस्ट यही है ना, ये रहा, CONH2 को NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, बेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चॉइसेस कम्प्लीटली योर्स, आप कैसे याद करेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको संभाव करना तो पड़ेगा ही,
प्रैक्टिस करते रहिए, रिएजेंट्स को लिखते रहिए और तब जा कर के ही ये काम पूरा हो पाएगा। लेट अस कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाउ। ओके वंडरफुल। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको देखिए इनकी फिशी ऑर्डर होती है ना, और छोटे वाले गैसेस हैं, आगे चल के लिक्विड बन जाते हैं, स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। ये सब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब ये जो एक लाइन है ना, इतना फेवरेट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है कलर हो गया तो हो गया। लेकिन बेटा ये कलर आपको बड़ा दुख देने वाला है, क्योंकि यहीं से उठा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जिसे पहले कभी पूछा गया है, वो है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब रीज़न की फॉर्म में आपको यहाँ समझाना है चीज़ों को। तो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनिलीन गेट्स कलर इन एयर ऑन स्टैंडिंग, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। बस हो गया। लंबे समय तक अगर आप उसको रखेंगे एयर की प्रेजेंस में, एनिलीन गेट्स कलर, व्हाई इज इट सो। इसको कैसे समझाएंगे आप, क्या बताएंगे क्यों हो गया ऐसा। आंसर भी आपको इसका बिल्कुल जो प्रॉपर होता है आंसर वो बता देती हूँ। हालांकि यहाँ है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन होने की वजह से हुआ है ना। तो सीधा सा आपने आंसर भी यही लिखना है कि गेट्स ईजीली ऑक्सीडाइज्ड, गेट्स लगा देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, गेट्स ईजीली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, N इज ब्लेस्ड विद वन लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वजह से प्लस आर से क्या होगा, कॉमा लगा लो यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन बेंजीन रिंग। और जैसे ही बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन के लिए प्रोन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और उसका कलर आ गया। ओके, वन मोर क्वेश्चन इन 2015 इट वाज गिवन फ्रॉम समवेयर हियर। ये भी देखें बेटा, ये चीज़ बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला पूरा पैराग्राफ ना वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दें। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है। मैं पहले भी बहुत बार बोलती आई हूँ, अभी भी फिर आपको बता रही हूँ कि जब भी कभी बेटा आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी चीज़ पानी में सोल्यूबल है, आँख बंद करके ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अगर क्वेश्चन आता है, 2-3 का पूछा जा रहा है कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो या तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे एक वर्सेटाइल सा स्टेटमेंट आंसर की तरह से हो सकता है, या फिर आपको वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही जाना पड़ेगा। जैसे अभी इस सब पे मैं एप्लीकेशन मोड का जो क्वेश्चन बना सकती हूँ, वो कैसा बना सकती हूँ वो देखिए। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना के बताती हूँ आपको, और ये इनफैक्ट 2000, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, यही ले लेते हैं, 2015 का क्वेश्चन है ये, है ना। वो ये था कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है, किस किस को रखना है, C2H5NH2, ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन। तो बेटा इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि दिस टाइप, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड आउट, और ये डेफिनेटली आएगा। बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड पे, एसिडिक कैरेक्टर की ट्रेंड पे, बेसिक कैरेक्टर की ट्रेंड पे, ये 3 क्वेश्चंस की तो आपके मस्ट हैं। इनमें से कोई 2 तो घूम फिर के आने ही वाले हैं, चारों चैप्टर्स में से कहीं से भी उठाएं, लेकिन ये तो ज़रूर और ज़रूर आएंगे, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना। ऐसे वाले क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, अब इन 3 के बीच में आप देखिए, 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, प्राइमरी अमीन हो गया, और ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल के साथ में बताया है आपको। अब आपने क्या देखना है, ये देखना है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उस यूनिट को आप उड़ा नहीं पाएंगे, बॉईल नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। तो ये जो होगा ये मोस्ट मैक्सिमम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ N भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करने वाला, यहाँ H भी है, यहाँ सिर्फ N है, तो ये लीस्ट। ओके, और बीच में डाल दीजिए, तो ऑर्डर दिखा दीजिए आप, है ना। साथ में यहाँ पे लाइन देखिए, टर्शरी अमीन्स डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड formation. Therefore, the order of boiling points of isomeric amines is as follows.
आगे के पेज में भी इसको मार्क कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये रहा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, तभी हमने उठाया ना, टर्शियरी वाले को हमने दिया ही नहीं, प्राइमरी में होता है ना। तो आप यहाँ से ये चीज़ उठा लीजिए और ये इसको ज़रूर थोड़ा सा देख लें। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन बन सकता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का। अभी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और बनता है, ये 2014 में पूछा गया था। ऑल्दो ट्राई मिथाइल अमीन एंड नॉर्मल प्रोपाइल अमीन, एक 1 डिग्री एक 3 डिग्री है ना, लेकिन कार्बन नंबर सेम है सब में, हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। देखिए कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है इनका, है ना। मास भी आ सकता था, मॉलिक्यूलर मास सेम है इनका, बट अब जो डिफरेंस है कि बट द फॉर्मर बॉइल्स एट, प्रेडिक्ट कीजिए कौन से टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, लोअर पे, है ना, 3 डिग्री है इसलिए, एट लोअर टेम्परेचर देन द लैटर। लैटर मतलब नॉर्मल वाला, 1 डिग्री जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ट्राइमिथाइलअमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये समझाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, आंसर में लिख दीजिए, इसमें क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल अमीन जो था हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स, आपको दिख रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री है ना, एंड हेंस ग्रेटर टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज़्यादा, तो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मैं तो शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप इसको रिफाइन करके अपने फॉर्म में लिख दीजिए, अपनी जितनी भी स्टेटमेंट आपकी आती है ना। तो जब भी सेम मॉलिक्यूलर मास में देखा गया तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक पॉइंट की तरह से उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक लाइन और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अमीन्स रिएक्टिव है? अमीन्स इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव हो जाता है, N नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये जो आ रहा है, इसीलिए अमीन्स आर रिएक्टिव। पुट अ क्यू हियर, एक क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। ओके, तो बेसिक कैरेक्टर समझाने के लिए आ रहा है बेटा, बेसिक कैरेक्टर का आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पेज पूरा लें, 396 पेज को मैं बता रही हूँ आपको, 396 पेज ले लें, साथ में आप इसके आगे के जो 2 पेजेस हैं उन पूरे उनको ले लेना, 96, 97, 98 वेरी इंपॉर्टेंट। 396 से लेके 398 तक गो थ्रू, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लें इसको, आपका अटेंशन चाहिए इसको, इस चैप्टर को। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी 2014 का ही है बेटा, यहाँ और एक लिख रही हूँ मैं, उसको ध्यान से देखें। अच्छा, अब ये कैसे समझाया है डायरेक्टली, आपको मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होता है ना बेटा, या तो हम उसको डायरेक्टली पूछें आपसे, है ना, अगर डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट वे में भी हम पूछ सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ KB, KA या PKB एंड PKA, है ना। अगर कोई ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है, उसका KA और KB ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक और बेसिक है और उसका PKA PKB पूछ रहे हैं, वो कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों में सेम चलता है, द लेसर द PKA वैल्यू और PKB वैल्यू, द मोर इज़ द एसिडिक और द बेसिक कैरेक्टर। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। PKB ऑफ एनिलीन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन, ठीक है। अब मिथाइल अमीन एल्काइल वाला है और ये एरोमेटिक वाला आ गया, एराइल अमीन हो गया, तो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं PKB इसका कम है, इसका कम मतलब क्या हुआ कि कम एसिडिक है ना। आप इसको फ्रेम आउट कीजिए, दैट इज़ एनिलीन, इसको समझिए कैसे, एनिलीन इज़ लेस बेसिक, ये समझाना है हमें। लेस बेसिक माने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब वो एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दैट गोज इन डीलोकलाइजेशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस आ रहा है, इसीलिए उसका लोन पेयर उसके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से होगा बेसिक, नहीं डोनेट कर सकता। एल्काइल अमीन को प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, एंड प्लस आई की वजह से एन बहुत रिच हो जाता है। इसी को कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं वो देखिए, उन्होंने 2014 में तो आपसे ऐसे पूछ लिया, 2017 में इसको एक डिफरेंट पैटर्न में पूछ लिया। कैसे पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन कैसे बना कि CH3NH2 इज़ मोर बेसिक देन एनिलीन। अब इन्होंने डायरेक्टली बेसिक पूछ लिया,
यहाँ पीकेबी में घुमा दिया। बात तो एक ही है यार, बेसिक पूछो या पीकेबी की फॉर्म में पूछो, बात तो एक ही आ रही है ना, बस इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप इंटरप्रेट बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इनफेक्ट एक्सप्लेन ऑल्सो। तो फर्स्ट पार्ट तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन का, है ना। एक और भी बना देते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, ज़रूर थोड़ी हम उसी के बीच में कन्फाइंड रहे हैं, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ले रहे हैं दिस इज़ मोर बेसिक देन CH3 होल थ्राइस एन। अब देखो मैंने किसको कंपेयर किया, ये ज़्यादा बेसिक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे के जो पेजेस बताए हैं ना, ये पेजेस पढ़ेंगे तो अपने आप में समझ में आएगा कि 3 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा होता है इन ऑफ कोर्स एक्वस मीडियम एंड एक्सप्लेन दिस। अब बेटा जी, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो प्लीज़ ये मीडियम ज़रूर देखना। अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तब तो ये ट्रेंड चलेगा, अगर एक्वस नहीं है तो ये ट्रेंड नहीं चलेगा, है ना, आपको पता होगा। देखिए एक्वस में अभी आगे नेक्स्ट पेज पे बता दूंगी। चलो अभी यहाँ पे पहले सिर्फ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर यहाँ बताते हैं, है ना। अब मिथाइल NH2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो CH3NH2 तो था, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ऐसे भी पुटअप हो सकता है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एम कहाँ गया, NeOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब किस किस को कंपेयर किया, ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। मिथाइल ग्रुप तो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ क्या है, NH2 अमीन वाला जो है ना, वो एक अच्छा बेस है देन OH। ऑब्वियसली डोनेट कर सकेगा, N ज़्यादा अच्छा डोनेट कर सकेगा, O नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है भैया, कहाँ से डोनेट करेगा? भले ही उसके पास दो पेयर हैं, इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट कौन कर पाएगा? NH2 आराम से अच्छा डोनर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आप लिख सकते थे वो क्या लिखेंगे, सिंस N is less electronegative than O, ठीक है, and so lone pair is readily available। हो गया आपका काम पूरा। तो बस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो वो कहना क्या चाह रहे हैं। बेस पूछ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बताओ, एसिड है तो H को लिबरेट करने की टेंडेंसी को की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करो। अगर आप समझा पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका काम तो पूरा हो गया, जॉब इज डन, इजंट इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा तो आप पढ़ ही लेंगे अपने आप, है ना। ये पीके भी वैल्यूज़ को समझाया हुआ है, तो इसको पूरा प्लीज़ गो थ्रू इट। और लाइन ये देख लें आप, एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस हैं देन अमोनिया, है ना। तो यहाँ जो ट्रेंड आता है वो कैसा आता है, सब्सटीट्यूटेड अमीन्स, मतलब एल्काइल अमीन है, R ग्रुप आ रखे, भले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो, कलेक्टिव ले लिया। और फिर ये सब NH3 से ज़्यादा अच्छे बेस हैं, और NH3 जो है वो एनिलीन से अच्छा बेस है। इसमें क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है ना। तो एरोमेटिक अमीन्स ऑन द अदर हैंड आर वीकर बेसेस। क्यों वीकर बेस हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एराइल ग्रुप, बेंजीन में चला जाता है उनका लोन पेयर, तो कहाँ से मिलेगा यार, है ना, नहीं मिल सकता। इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान से देख लेना। अच्छा, जब अब नेक्स्ट वाले पे आ जाएं, ये पेज आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। दिस पेज यू हैव टू डू, पूरा का पूरा गो थ्रू ये वाला पेज भी और इसके नेक्स्ट वाला पेज भी गो थ्रू इट, है ना। और मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, तो आप पूरा ही पढ़ना है, आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। 2011 का क्वेश्चन बताती हूँ, रीअरेंज, और ऐसा तो ज़रूर आएगा। एसिडिक और बेसिक का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ। ऑर्डर का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बॉइलिंग पॉइंट का आ सकता है, सोलिबिलिटी का आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ का आ सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आ सकता है, ठीक है। तो वो देख लेना, बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, C6H5NH2, ठीक है, और एक दिया हुआ है C6H5N, और यहाँ है CH3 होल ट्वाइस, ये सब्सटीट्यूटेड हो गया, है ना। नेक्स्ट आ रहा है C6H5 होल ट्वाइस NH, और एक आ रहा है CH3NH2। यार अब देखो, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है ना, सारे के सारे इस तरह से दिए हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, मैंने अभी पिछले पेज पे आपको बताया था, एलिफेटिक जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड वाले वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये मोस्ट हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस वाले से कम कौन सा आएगा, यहाँ तो दो बेंजीन रिंग है विड्रॉ करने वाली, यहाँ एक ही बेंजीन रिंग है विड्रॉ करने वाली, है ना। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो विड्रॉ कर रही हो, लेकिन इसको 2 एल्काइल ग्रुप का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मोस्ट सबसे ज़्यादा, इससे कम ये आ जाएगा। ये अगर फर्स्ट सबसे ज़्यादा वाला है ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड आपके पास कम बेंजीन रिंग वाला, एंड फोर्थ सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग वाला। तो आपके पास ये वाला लीस्ट बेसिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और भी क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, एक और 2009 का और बता देती हूँ आपको। ये और एक क्वेश्चन है, वही है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही चल रहा है, ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, बट नाउ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है NH3 CH3 NH2 एंड CH3 होल ट्वाइस NH आ रहा है, और एक आ रहा है 3 डिग्री आपका CH3 होल थ्राइस N। तो बेटा जब भी एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जाता है ना, मैं इसके लिए आपको यहाँ पहले बता देती हूँ, जब आपसे वेपर फेज में पूछते हैं, अगर वेपर फेज में पूछा है तो वेपर फेज में ट्रेंड क्या चलता है, 3 डिग्री जो है वो, उसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ये तो वेपर फेज में चलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे, क्योंकि ये देखो ए पार्ट तो एक्वस सॉल्यूशन में पूछा, बी सेम क्वेश्चन इन वेपर फेज, तो आपको बताना होगा वेपर फेज में ट्रेंड ये चलता है, और जब सॉल्यूशन में पूछा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जाता है, तो आपके पास डिपेंड करता है कि आर ग्रुप क्या है। अगर आर ग्रुप CH3 है तो आपका चलता है 2 डिग्री, तो देखिए दोनों में ही आएगा, व्हेन R इज CH3 एंड व्हेन R इज C2H5, है ना, 2 डिग्री। इसमें जब छोटा ग्रुप है ना, छोटे के साथ छोटा जाएगा, ऐसे याद रखिए, 1 और 3 में से 1 छोटा है ना, छोटे के साथ छोटा जाएगा। जब आर ग्रुप बड़ा है तो बड़े के साथ बड़ा जाएगा, ये ऐसे रख लीजिए, ये वाला ऑप्शन। तो बस आप इसको अभी डाल सकते हैं आराम से, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये वाला पोर्शन अंडरलाइन कर लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वाई डू अमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स के फॉर्म में जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कैरियर जो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कैरियर क्या ये है, बिल्कुल है, N इज पोजेसिंग लोन पेयर, आंसर तो यही है, उसी के बेसिस पे ही पूछ लिया, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी पूरा पेज तो आपको पढ़ना ही है, इसमें तो कहीं कुछ छोड़ना ही नहीं है ना। ये देखिए ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आर ग्रुप ऐसे सी की जगह पे CH3 है, तो आपका ये आ रहा है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। छोटे के साथ छोटा पहले आ गया, बड़े के साथ में बड़ा पहले आ गया, तो 3 डिग्री और 1 डिग्री में एक्सचेंज हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ऊपर वाला है वन आर इज बिगर वन, C2H5 बिगर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक कैरेक्टर और सॉल्युबिलिटी, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में भी आपके लिए अलग से बता दूंगी। बाकी आप अगर बैक में एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर ये पूरा देख लें अच्छे से, गो थ्रू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बताया है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इंक्रीजेज एसिडिक या एसिडिक कैरेक्टर। तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस उस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे और तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली विल सक्सीड, है ना। अब आती है बात, एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया। अब एसाइलेशन से रिलेटेड और अभी और बता देती हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 2011 का है, ये है इलस्ट्रेट विद रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन के फॉर्म में पूछ लिया, आपको रिएक्शन लिख करके वो सब समझाने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट था गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन ही प्रिपेयर होता है इससे और कुछ नहीं, रिएक्शन है ना 1 डिग्री अमीन के लिए ही है ये। एक आपसे पूछा गया था पहले कपलिंग रिएक्शन, कोई भी एक कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन आप डायसोनियम हैलाइड का या तो फिनॉल के साथ दिखा दीजिए या एनिलीन के साथ दिखा दीजिए, मतलब आपको डाई टेस्ट बताना है, डाई वाला, है ना, तो वो समझाने होंगे। तीसरा जो है वो हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। अब ये हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन बताया था आपको, डिसेंट ऑफ सीरीज में काम आता है ना।
अमाइड्स का है, CONH2 अमाइड होता है, उस पर अगर ब्रोमीन और NaOH यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से तोड़ दीजिए, अमाइड्स का रिएक्शन है, Br2 और NaOH यूज़ होता है, डिसेंट ऑफ सीरीज में काम आता है, इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्लियर? तो ये आ गए आपके बेंजोइलेशन वगैरह आपको बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। एसिटाइल ग्रुप हो रहा है, एसिटाइलेशन हो गया, ये बेंजोइलेशन कहलाएगा यहाँ पे जो ये बता रहे हैं। ये रहा, बेंजोइल क्लोराइड डाल रहे हैं तो बेंजोइलेशन हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है, दे फॉर्म सॉल्ट्स विद अमीन एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये भी हो गया। कार्बोइलामीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोइलामीन। ये 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है। 1 डिग्री एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री अमीन्स को पहचानने के लिए है। ये जो आइसोसाइनाइड बनता है, इसमें इसका दूसरा नाम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी है। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स जो हैं वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं। और आइसोसाइनाइड को पहचानते कैसे हैं हम? फाउल स्मेलिंग या ऑब्नॉक्शियस स्मेल होती है। किताबी बातें हैं, फाउल स्मेलिंग, ऑब्नॉक्शियस स्मेल, यार सारी जो बेकार ऐसी वाली स्मेल होती है सभी एक जैसी फाउल ही होती हैं, है ना। लेकिन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जब लैब में कभी पता लगाने का मौका मिल जाए तो आप पता कैसे लगाएंगे? मस्टर्ड ऑयल, उसको एक प्लास्टिक की बोतल में रख के धूप में रख दिया जाए, काफ़ी दिन के लिए सड़ता रहे, वो 1 महीना ख़राब हो जाए और फिर जाके आप उसको स्मेल करो तो वो जो स्मेल आएगी ना, वो स्मेल ऐसी ही होती है। ठीक है, तो मोर ऑफ रैंसिड मस्टर्ड ऑयल, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, कभी भी प्राइमरी अमीन को अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आए ना, कि जैसे इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइलमीन, अब आपको दिख रहा है मिथाइलमीन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है ना। NH2 जब तक होगा तो 1 डिग्री होगा, तो ये दोनों के दोनों ही कार्बोइलामीन टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ डोंट कांट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट यहाँ नहीं देंगे, फिर हमारे को दूसरे टेस्ट देने पड़ेंगे। आप डायजोटाइजेशन वाला टेस्ट दे सकते हो, ओके, तो आप वो काम भी कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये मत देना, गलती से भी मत देना। चलिए, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये वाला ले सकते हैं, इसको एक टेस्ट की तरह से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ये जो RNH2 है ना, जब एल्काइल वाला है, एलिफेटिक वाला है, तो आप इसको HNO2 से, या डायजोटाइजेशन मिक्सचर है, या 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। अगर आपने HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया है तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए, इसके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ये हो गया, ठीक है। अब आपको HNO2 डालना है ना, HNO2 को आप लिखें हमेशा ऐसे HONO, बात एक ही है, वो ये कलेक्टिव लिखा है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू करो, HO यहाँ चला गया, N यहाँ चला गया, O यहाँ चला गया, तो देखिए प्रोडक्ट ROH एल्कोहल बनता है, इसका प्रोडक्ट N2 बन गया और साथ में वाटर बन गया। तो इस तरह से आप क्लिक करके ये प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस वो है कि डायज़ोनियम हैलाइड बना के आया था तो HCl आ गया साथ में, वरना अगर HNO2 डायरेक्टली लिखते हैं तो आप H2O लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। जब प्राइमरी होता है, जब हम प्राइमरी अमीन की बात करते हैं, ये टेस्ट की फॉर्म में बता रही हूँ मैं, प्राइमरी अमीन्स को अगर आप डायजोटाइज कराएंगे, और एलिफेटिक के लिए है ये, ठीक है, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को अगर आप HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की तरह से अल्कोहल मिलेगा। तो अल्कोहल को हम अभी टेस्ट वेस्ट करके पता लगाएंगे, लेकिन बेसिकली हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन, बबल्स मिलेंगे हमें नाइट्रोजन गैस के आते हुए, अगर आपने प्राइमरी अमीन को डायजोटाइज कराया। अगर आपने सेकेंडरी अमीन के साथ किया तो सेकेंडरी अमीन जो है वो येलो ऑयली लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। एंड टर्शरी डू नॉट रिएक्ट, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो मतलब अगर आपने 3 बीकर में, एक में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, एक में सेकेंडरी एलिफेटिक और तीसरे में टर्शरी एलिफेटिक अमीन रखा हुआ है, तो तीनों में आप HNO2 डाल दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर आप उसमें मैजिक देखिए होता हुआ, अगर जिसमें से नाइट्रोजन के बबल्स आते हुए नजर आ जाएंगे वो प्राइमरी अमीन था, जहाँ येलो डेंस ऑयली लिक्विड जैसा बन जाएगा वो सेकेंडरी अमीन था, और जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो बबल्स आ रहे हैं ना ही आपको येलो ऑयली लिक्विड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ टर्शरी, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट ले लेते हैं। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। हिंसबर्ग रिएजेंट है ये, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है, ये रहा, ये हिंसबर्ग
हाइजेनबर्ग मत लिख देना, बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, जब प्राइमरी अमीन के साथ 1 डिग्री अमीन के साथ हमने ट्रीट किया तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोल्यूबल इन एल्कली, KOH या NOH डाल दीजिए, सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने 2 डिग्री के साथ करा, ये आपका 2 डिग्री अमीन हो गया, इसके साथ हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज इनसोल्यूबल इन एल्कलीज, ये एल्कली में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, पहला वाला सोल्यूबल है और सेकेंड वाला सोल्यूबल नहीं है। एंड टर्शरी डू नॉट रिएक्ट ओनली, टर्शरी डू नॉट रिएक्ट, देखिए बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन एटम लिंक्ड नहीं है तो हैंस नॉट सोल्यूबल इन एल्कली, वो सोल्यूबल ही नहीं होगा, है ना। और टर्शरी अमीन जो है डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हो गया आपका डिस्टिंग्विश, तीनों को आपने डिस्टिंग्विश कर लिया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना ही ले रहे हैं, अभी पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, हम यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पार्ट 2 उठाएंगे। ठीक है, तो कल मैं आपको या नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बताऊंगी। तो वी आर टिल हियर पेज नंबर 402। ठीक है ना, तो विल बिगिन फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड पेज नंबर 402 यहाँ से चलेंगे हम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट 2 में आ जाएगा, ये पार्ट 2 में बात करते हैं। अभी तक इतना ही है, पढ़ते रहिए, और इतना पढ़ने के बाद ये रिवीजन के लिए है, पहले आप पढ़िए अपना पूरा एंड देन फाइनली NCERT रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, उसके बाद में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चंस करते रहिए। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। लेसन 13 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अमीन्स चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब आगे से यहाँ से ले रहे हैं ना। चलिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग पे जब NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्योंकि इसका लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसकी प्रेजेंस में ये अपना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। अब जो भी ग्रुप इसकी प्रेजेंस में आने चाहिए वो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म में जगह पे आनी चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब अल्कोहल चैप्टर की बात की थी, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, तो बताया था कि अगर बेंजीन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो भी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एंड जैसा ये होता है ऐसा ही हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 भी होता है। ये दोनों ग्रुप्स अगर बेंजीन पे प्रेजेंट होते हैं तो इनकी प्रेजेंस में जब भी कभी ब्रोमिनेशन नॉर्मल कंडीशंस में आप करवाते हो तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा यू गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये इसलिए होता है क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो लगातार 3 जगह पे लग जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है ना। तो जैसे वहाँ पे था पिक्रिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपको ऑर्थो एंड पैरा चाहिए, फिनॉल के केस में कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में किया जाता है तो कार्बन डाइसल्फाइड लिमिटिंग एजेंट की तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आपको NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को थोड़ा सा क्वेंच करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और वो कम करते हैं हम एसिटाइलेशन करा के, है ना। तो वो यहाँ पे देखते हैं, इधर में आ रखा है ब्रोमिनेशन, जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में हो गया, लुइस एसिड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली जब भी हेलोजिनेशन कराते हैं तो लुइस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लुइस एसिड भी नहीं चाहिए होता, इंस्टेंटली आपको ब्रोमीन वाटर से ही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमीन मिल जाता है यहाँ पे ना। लेकिन अगर आप इसको ऑर्थो एंड पैरा पे ही करना चाहते हो, अगर ऑर्थो एंड पैरा पे ही करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एसिटाइलेशन कराना पड़ता है। तो एसिटाइलेशन माने ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है एसिटाइलेशन, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। एक तो यहाँ से ले लें, ये पूरा पोर्शन मार्क कर लें। द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। ये थोड़ा सा अंडरलाइन करें क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रिपेयर करना है डेरिवेटिव तो इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा आपको ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? दिस इज डन बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहा, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब आप काम करेंगे तो उस समय ये ग्रुप जो है इसमें इस तरह से एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। अब इसके आने से क्या फ़ायदा हुआ, इसको लगाने से क्यों लिमिट हो गया? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में चला गया, तो जब बाहर में जा रहा है तो बेंजीन को इतनी तरह से पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, इसीलिए हाईली एक्टिवेटिंग नेचर इसका कम हो जाता है ना।
और ऐसा करने पे जैसे यहाँ पे नीचे कहीं यहाँ भी रखा होगा, ये रहा, ये बताया है, रीज़न बताया है कि व्हाट हैपन्स ऑन एसिटाइलेशन। तो ये जो जा रहा है इसको अगर आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि हेंस इट बिकम्स, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, इट बिकम्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। एंड फाइनली व्हाट, लिमिट्स ब्रोमिनेशन। यही तो कराना था, ब्रोमिनेशन को लिमिट कराना था जिससे कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको नहीं मिले। तो ये आपका एक तरह से आंसर हो जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे 2017 का एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, वो है कि गिव रीज़न की फॉर्म में ये पुटअप हुआ था। ये गिव रीज़न में जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो था कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन reduces its एक्टिवेशन इफेक्ट है। तो इस पे आपको कमेंट करना था। अगर ये लाइन पे कमेंट करना है तो कैसे कमेंट करेंगे, उसके लिए पहले आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बना करके दिखाइए कि इसका नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर जो है वो रेडिली अवेलेबल बेंजीन को नहीं हो पाता है, वो इनफैक्ट आउटर वर्ड्स चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है और इन रेजोनेंस और ये बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करके देन फाइनली राइट दिस स्टेटमेंट एंड योर जॉब इज डन। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है उसमें। हाँ, तो आगे चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, देखिए, हैज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द बेंजीन रिंग। वो बेंजीन रिंग की तरफ नहीं जा पाता रेजोनेंस की वजह से, देयरफॉर एक्टिवेटिंग द इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमीनो ग्रुप। और एक्टिवेट बेंजीन को नहीं कर पाएगा तो यू वॉन्ट बी गेटिंग ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस पे भी एक क्यू डाल दें क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, नहीं तो असर्शन एंड रीजनिंग फॉर्म में भी आ सकता है। ये ध्यान रखना, यहीं से पुटअप होगा क्योंकि यहाँ दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो एक एफर्मेटिव सेंटेंस और फिर उसका एक रीज़न। ओके, तो इस तरह से यहाँ से पुटअप हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, नाइट्रेशन वंस अगेन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नाइट्रेशन करा रहे हो जनरली क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर प्रेजेंट होता है तो ईदर यू गेट मेटा प्रोडक्ट, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और ऑर्थो एंड पैरा, है ना, एक साइड में ऑर्थो पैरा मिलते हैं, और या अगर वो नहीं होंगे तो सीधा मेटा मिलता है। बट यहाँ पर यू गेट द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग ऑल थ्री टुगेदर। ये एक इकलौती जगह है जहाँ पे आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों मिल रहे हैं। और यहाँ बहुत स्ट्रेंज बात ये है कि ऑर्थो एंड पैरा तो चलो है, उनमें से पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा है, लेकिन मेटा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, 47% बन रहा है, देखो। तो आपको ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ऑल थ्री यू आर गेटिंग एट द सेम टाइम। तो ये एक अकेली जगह है नाइट्रेशन, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रेशन जो हो रहा है इसको हम कहते हैं टेरी ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये रहा टेरी ऑक्सीडेशन। इसको समझाना पड़ेगा कि जब भी कभी नाइट्रेशन एनिलीन का कराया जाता है HNO3NH2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करके, तो यहाँ पर आपको तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसके ऊपर एक क्यों पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम जो कि आपने H2SO4 के साथ एक्टिवेट करके दिया है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग। एक्चुअली क्या होता है कि अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या अगर मैं CHO इस तरह से दिखाऊं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बाहर की तरफ पुल अप हो रही है और यहाँ से भी, इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी ये पुल अप बाहर हो रही है, मतलब -R इफेक्ट अगर आ रहा है तो मेटा हो जाता है, अगर +R आ रहा है तो ऑर्थो एंड पैरा हो जाता है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्थो, पैरा, मेटा तीनों ही है। क्यों है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ दिस एनिलीन, पूरा एनिलीन नहीं, अ पार्ट एप्रिशिएबल अमाउंट है इसका 47%, अ पार्ट ऑफ दिस एनिलीन दिस एक्सेप्ट्स वन H+ आयन, लोन पेयर है तो H+ आयन को दे देगा और ये NH3+ एनिलीनियम आयन बना लेगा। अब जो बनेगा ये होगा NH3 पॉजिटिव, है ना। तो ये जो एनिलीनियम आयन बना, अब इसमें क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर से लोन पेयर हट गया है, अब लोन पेयर हटते ही ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो जितना 47% एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ उसने मेटा डायरेक्शन दिया, है ना, और जो ऐसा ही रह गया उसने ऑर्थो एंड पैरा दिया। तो यहाँ पे इसीलिए आपको तीनों की तीनों चीज़ें मिलती हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा तीनों ही मिलते हैं। ठीक है,
हाँ, लेकिन अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा टेरी ऑक्सीडेशन होने से बचाना चाहते हो, तो गेटवे वही है, प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप। ये NH2 को प्रोटेक्ट कर दो, इसको लोन पेयर डोनेट करने के काबिल मत रहने दो। और दिस कैन बी डन बाय एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन, जो भी हमने पहले बात की थी। ये रहा, ये ग्रुप बनते से ही रेजोनेंस में बाहर चला जाता है और इसीलिए रेडिली अवेलेबल नहीं होता एक्टिवेट करने के लिए बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हाउएवर इट कैन बी प्रोटेक्टेड, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। अब आपको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही मिल रहा है, यू गॉट रिड ऑफ मेटा। चलिए, इसी के साथ में सल्फोनेशन आ रहा है। अब सल्फोनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सल्फोनेशन में एक ये जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक ज़्विटर आयन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्विटर आयन जब आपको दो पोल्स मिलते हैं एक ही कंपाउंड में, म्यूचुअल प्रोटॉन ट्रांसफ़र करके, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो H है ये ऊपर जा रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू दिस टाइप। तो जब आप एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिवली चार्ज बन जाता है तो दिस इज नोन एज ज़्विटर आयन, और ज़्विटर आयन जिस पीएच पे बनता है वो कहलाता है, दैट पीएच इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर इस कंपाउंड को कोएगुलेट कराना चाहोगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इट वोंट माइग्रेट टू आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होगा। ओके, तो ये जो हो गया आपका यहाँ पे ज़्विटर आयन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, तो प्रोटेक्ट यू हियर एज वेल। व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में आ सकता है कि, या ये कहा जा सकता है कि ज़्विटर आयन इसका बना के बताएं आप, है ना। तो यहाँ पे कैसी भी कोई टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। एक यहाँ जो बन सकता है वो ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ हमने अभी तक एक जगह बात की थी, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप अगर बेंजीन पे प्रेजेंट होता है। बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन नहीं शो करता है, क्योंकि हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एक तो पहली बात, और दूसरा ये है कि वो लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। तो लुईस एसिड जब रहेगा ही नहीं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं होगा। एक वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये एनिलीन है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है। और क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि एनिलीन बीइंग बेसिक एंड AlCl3 जो यूज़ कर रहे हैं वो एसिड, तो एसिड एंड बेस जब भी मिलेंगे तो हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी AlCl3 के साथ लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा था। जब ये होगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, एंड इसी की वजह से एनिलीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो डीएक्टिवेट करने लगेगा। जैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप COH वाला था, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है जब H आयन आ जाता है। ओके, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ से बन सकता है एक। और इस वाले में तो आप चाहें तो वाटर का रिमूवल दिखा सकते हैं, वाटर का रिमूवल हो रहा है। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर ये तो ख़त्म है और इतना तो पोर्शन आपको करना ही है। नेक्स्ट इसके बाद तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं। तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स तो आपके अभी 2020 में तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, तो इतना कुछ है नहीं। ये वाले जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी करें, क्योंकि यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर PKB ये वाले ऑर्डर के, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट वाले, ये सारे मैंने आपको बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर बेस तो आ ही जाते हैं। प्रॉपर टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ पे, और या इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनको ध्यान रखें। एक तो हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूटिलाइजेशन, कैसे कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक हम लेंगे यहाँ पे टेस्ट के ऊपर कलेक्टिवली चारों चैप्टर्स का एक साथ मिला करके, हाउ टू डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर केमिकल टेस्ट। तो ये दोनों शॉर्ट वीडियोस और आ जाएंगे, तो उनके साथ आप रिवाइज कर लें। बाकी अपना नॉर्मल पेस पे NCERT को तो पढ़ते रहें, है। और नेम रिएक्शंस का और देख लेंगे एक बार अगर हो सका तो। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो इसके क्वेश्चंस करते रहें। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेल करके आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कोई और स्पेसिफिक कोई डाउट वाला एरिया है जिसमें आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है।